नमस्कार। इस बहुत ही खास सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और खास सेशन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और सारा देश उनको सुनना चाहता है। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। योगी जी, यहाँ दिल्ली में बहुत सारे लोग चाहते थे आपको आमने सामने बैठकर सुने, लेकिन दुर्भाग्यवश आज आप नहीं आ पाए, तो इसलिए दूर से बात हो पा रही है। लेकिन मैं लोगों के जो मन की भावना है उसको ध्यान में रखते हुए मेरा पहला सवाल यही होगा जो सब आपसे आजकल पूछ रहे हैं कि ये जो उपचुनाव में जो झटका लगा, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपने ऐसा सोचा था, पहले से आपको शक था, या अचानक आपको ऐसा लगा कि इसने आपको हैरान कर दिया? देखिए, सार्वजनिक जीवन में जीत और हार व्यक्ति के लिए न उत्साह के क्षण होते हैं, न अवसाद के। जी। और इसीलिए हम लोगों ने भी इस जीत को या इस हार को उल्लास या अवसाद के रूप में नहीं लिया। हां, आम जनमानस में मैंने थोड़ी निराशा जरूर देखी, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार का परफॉर्मेंस और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, 2 के बदले 80 सीट जीत करके हम लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जी, मतलब आपका कहना है कि ये 2 सीट हारने का जो प्रायश्चित है ये तभी हो पाएगा जब आप 80 सीटें जीत के दिखाएंगे इसके बाद। एकदम जी। योगी जी, बहुत सारे लोग इस हार को मोदी सरकार की लोकप्रियता या प्रधानमंत्री की खुद की लोकप्रियता से भी जोड़कर देख रहे हैं, और विपक्षी पार्टियां आप जानते ही हैं इसका पूरा लाभ उठा रही हैं। देखिए, उपचुनाव लोकल इश्यूज पे होते हैं, और जब हम लोग 2019 के लोकसभा चुनाव में आएंगे तो 2019 के लोकसभा के चुनाव नेशनल इश्यूज में लड़े जाएंगे। राष्ट्रीय मुद्दे उस समय सामने आएंगे, केंद्र सरकार की उपलब्धियां आएंगी, गरीब कल्याण योजनाएं सामने आएंगी, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर के हम जनता के सामने रहेंगे, और प्रदेश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि सपा बसपा का ये गठबंधन, यह एक सौदेबाजी है, सत्ता की सौदेबाजी। विकास की कीमत पर, प्रदेश की सुरक्षा की कीमत पर, प्रदेश की समृद्धि की कीमत पर, जिसको प्रदेश की जनता अंततः स्वीकार नहीं करेगी। जी, लेकिन योगी जी, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री का मतलब है नेशनल पॉलिटिक्स, और उपचुनाव जब होते हैं तो रीजनल पॉलिटिक्स ज्यादा काम करती है, और रीजनल का मतलब है आप, यानी आप मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा क्या हुआ? मतलब गोरखपुर से अगर बीजेपी हार जाए आपके गढ़ से, तो पहली बार में तो विश्वास भी नहीं हो रहा था जब ये नतीजे आ रहे थे कि ऐसा हो सकता है, असंभव सी बात थी। देखिए, लोकल इश्यूज होते हैं। दूसरा, अति आत्मविश्वास। जब कार्यकर्ताओं को या सभी को यह लगने लगता है कि हम तो जीत ही रहे हैं, हमें कोई अतिरिक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये अति आत्मविश्वास केवल चुनाव में नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जब भी कोई इस अति आत्मविश्वास के साथ काम करता है तो उसको मुंह की खानी पड़ती है। और गोरखपुर में हो या फूलपुर में, खासतौर पे गोरखपुर के मुद्दे को लेकर के जो चर्चा का विषय बना हुआ है, यह अति आत्मविश्वास के कारण हुआ है। क्योंकि वहां जिस भी कार्यकर्ता के साथ जब मैं वार्ता करता था तो कहता, साहब जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता था, भाई फील्ड में क्यों नहीं गए? कहा, साहब कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहां से सारे वोट मिल रहे हैं।
ये जो अति आत्मविश्वास था, यह और आकलन समय पे न कर पाना, ये दोनों चीजें थी। क्योंकि जब प्रत्याशी घोषित हुए थे उस समय कुछ और परिस्थिति थी, बाद में दोनों के गठबंधन के बाद जो परिस्थितियां बनी उसका आकलन समय पे न कर पाना और अति आत्मविश्वास में रहना कि योगी जी की सीट है, सीएम की सीट है, इसको तो हम जीत ही जाएंगे, ये चीजें अति आत्मविश्वास आत्मघाती सिद्ध हुआ है और वह हार में बदला है। जी योगी जी, अब जो ये मैं दोनों की बात नहीं कर रहा, जो बिहार से अररिया से भी जो चुनाव का नतीजा आया उससे विपक्षी दलों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें एक जीत का फॉर्मूला मिल गया और बीजेपी को हराया जा सकता है, खास तौर पर समाजवादी पार्टी और मायावती जी के मिलने के बाद। और आपने देखा होगा कि अब हर जगह यही चर्चा हो रही है कि सारे विपक्षी दल एक साथ मिल जाएं और 2019 में बीजेपी वर्सेस ऑल इस तरह की कोई लड़ाई क्रिएट की जाए। आपको ऐसा लगता है ये फॉर्मूले की शुरुआत यहीं से हुई है, गोरखपुर से ही? देखिए, ये फॉर्मूला तब भी लागू करने का प्रयास हुआ था जब 2014 में मोदी जी देश के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब भी ये प्रयास किया गया था। तब विपक्ष इसी बात को कहता था कि किसी भी प्रकार से मोदी जी को रोको, बीजेपी को रोको। भ्रष्टाचार को रोकने की बात नहीं करता था, नक्सलवाद को, आतंकवाद को रोकने की बात नहीं करता था, किसी प्रकार की अराजकता को रोकने की बात नहीं करता था। तब भी उनका इश्यू होता था कि नहीं, मोदी जी को रोको, बीजेपी को रोको। तो स्वाभाविक रूप से वे वही लोग हैं, अंतर कुछ नहीं आया है। हो सकता है कुछ जगह लोग अलग अलग लड़ रहे थे, आज एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं और मुझे लगता है हम स्वागत करते हैं और बीजेपी अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन करेगी, आगे चुनाव जीतेगी। जी योगी जी, आज मेरे पास बहुत सारे अखबार की कटिंग्स हैं जो मैं यहां लेकर आया हूं और ये मैं नहीं कह रहा, पूरे देश का मीडिया ही कह रहा है। इसमें एक खबर तो यह है कि अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों मिलकर चुनाव लड़े तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 50 लोकसभा सीट का नुकसान हो सकता है, ऐसा उन्होंने कैलकुलेशन दिया है। तो ये आपके 80 सीट के मिशन को कितना मुश्किल बना देगा अगर समाजवादी और बीएसपी दोनों मिल गए तो? देखिए, जब भी अति आत्मविश्वास से कोई कार्य करेगा तो ये चीजें सामने होंगी, लेकिन हमारे सामने गोरखपुर और फूलपुर एक सबक है। दूसरा, हम लोगों ने इससे पहले उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ था सिकंदरा का जी, वहां पर हम लोगों ने कोई भी चूक नहीं की। वहां पर दोनों का गठबंधन प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष जरूर था। वहां पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। उससे पहले नगर निकाय के चुनाव हुए थे जी। उत्तर प्रदेश का जो नगर निकाय है वो देश का सबसे बड़ा नगर निकाय है। 653 बॉडी है हमारे पास पूरे प्रदेश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी तब भी इस गठबंधन को परास्त की थी। मेरा यह मानना है यह कठिन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है। भारतीय जनता पार्टी अपने इस मिशन में सफल होगी। जी, आप इस बात से कितना सहमत हैं जब अखबार की यह हेडलाइन कहती है कि ब्रांड आदित्यनाथ सफर्स अ डेंट, यानी जो योगी जी का जो ब्रांड है, आप जानते हैं आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत हाई है देश की राजनीति में और लोग सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश नहीं देश का भी नेता मानते हैं, तो आपकी जो खुद की जो ब्रांड वैल्यू है उसको कितना नुकसान हुआ इससे? देखिए, नुकसान होना स्वाभाविक है, लोग सोचते हैं पूरे देश के अंदर, लेकिन हर व्यक्ति इस बात को भी जानता है कि ये उपचुनाव है, लोकल इश्यूज इसमें ज्यादा हावी होते हैं। दूसरा, हर व्यक्ति जानता है कि अति आत्मविश्वास के साथ साथ वहां पर जो मार्जिन है बहुत थिन है, बहुत छोटी सी मार्जिन है मतदान का प्रतिशत, क्योंकि हर व्यक्ति तो इस बात को मानता था कि चुनाव हम जीत रहे हैं तो मतदान के लिए हम नहीं निकलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 31%, 32%, 33% नगरीय क्षेत्रों में मतदान होगा तो स्वाभाविक रूप से मतदान के प्रतिशत कम होने पर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है और वह नुकसान वहां पर हुआ है।
जी, समाजवादी पार्टी 2014 में 2,26,000 वोट उन्होंने लिया था और इस बार बढ़कर 4,56,000 हो गया। आपको लगता है कि इसमें मायावती का योगदान ज्यादा है या बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं का बाहर ना निकलना वो ज्यादा योगदान है? देखिए, इसमें एक साथ कई दल मिले हैं और वे सभी दलों का पोलराइजेशन यानी उनका पूरा वोट निकला है, लेकिन बीजेपी समर्थक वोट पूरी तरह से पोल नहीं हो पाया। मतदान का प्रतिशत बढ़ा होता तो भारतीय जनता पार्टी का मतदान का प्रतिशत, भारतीय जनता पार्टी वहां पर 4,34,000 से अधिक वोट पाई है जी। और चूंकि चुनाव के दौरान यानी 25 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अस्वस्थ हो गए, तो यह भी एक मेन कारण रहा, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच में प्रत्याशी की उपलब्धता न होना, कार्यकर्ताओं के द्वारा अति आत्मविश्वास में रहना कि साहब इसमें तो हम लोग लगातार पिछले 8 बार से जीत रहे हैं, कोई समस्या नहीं होगी, तो इस अति आत्मविश्वास और प्रत्याशी की उपलब्धता न होना भी एक उसका मुख्य कारण रहा है। योगी जी, अब उपचुनाव हो गया, 2019 में आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कोई भी पार्टी बिना उत्तर प्रदेश के, ऐसा कहा जाता है, दोबारा क्या एक बार भी सत्ता में नहीं आ सकती। इसलिए आपके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी होगी। ये बात सही है, बीजेपी अलग अलग राज्यों में जीतती जा रही है, नॉर्थ ईस्ट में जीती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में लोकसभा की सीटें नहीं है। बड़े बड़े राज्यों में भी लोकसभा की सीटें बहुत कम है और आपके पास 80 लोकसभा की सीटें, मतलब आप पाकिस्तान के बराबर उत्तर प्रदेश है, पूरे एक देश के बराबर। अब आप ऐसा क्या करेंगे जिससे ये तय हो जाए कि आप इतनी सीटें बीजेपी को दिलवाएंगे कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएं? देखिए, उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से बड़ा है, एक दूसरा मोदी जी हमारे नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। उनके नेतृत्व में 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगा और उत्तर प्रदेश इसी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में अपना योगदान देगा। जी, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि घटते घटते 282 से अब बीजेपी लगभग 272 पर आ गई है और नो कॉन्फिडेंस मोशन टीडीपी लेकर आ रही है। और मान लीजिए अगर सारे एलाइज निकल जाएं तो बहुमत बचाना मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ आज भी बहुमत है, पहले भी बहुमत था, आगे भी बहुमत रहेगा। जी नहीं, ये तो आपकी ऐसी उम्मीद है, लेकिन आपने देखा होगा सोनिया गांधी ने अभी डिनर दिया सारे नेताओं को बुलाकर। लालू यादव इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्होंने अररिया की सीट जीत ली। टीडीपी इसलिए खुश है, उनको लगता है कि बीजेपी को छोड़कर वो वापस ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यही शिवसेना का भी मूड है। ममता बनर्जी, ऐसा लगता है कि हर एक क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्य में बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोल रहा है और ये एक तरीके से एक मूड जैसा बनता जा रहा है देश में। देखिए, मोदी जी अजेय हैं, अजेय रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी की तरह आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं तो अंगूर खट्टे हैं जैसी स्थिति है। लेकिन मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के 2019 में और बेहतर प्रदर्शन करेगी। जी, एक बार फिर आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि कोई भीतरघात हो सकता है? क्योंकि सिर्फ गोरखपुर नहीं, फूलपुर में भी हम हारे।
देखिए, मैंने कहा ना कि अति आत्मविश्वास की हार है ये। दोनों जगह और दोनों जगह ज्यादा केवल राजनीति में ही नहीं, सार्वजनिक जीवन में। मैंने कहा जहां भी अति आत्मविश्वास में कोई रहेगा तो ये चीजें होंगी। किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति क्यों ना हो, ये केवल चुनाव नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब भी व्यक्ति इस अति आत्मविश्वास के साथ कार्य करके उसके अनुरूप पुरुषार्थ नहीं करेगा तो परिणाम इसी प्रकार से होंगे। जी, अब एक नेता के तौर पर अब हम बिल्कुल इस साक्षात्कार को समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं। 2019 को लेकर आप बता चुके हैं आप जीतेंगे, लेकिन 2019 को लेकर आपकी अपनी प्रेडिक्शन क्या है? समाजवादी पार्टी कहां होगी, मायावती कहां होंगी, बाकी के जो दल कहां होंगे, और अगर ये दोनों मिल गए तो बीजेपी कहां होगी? देखिए, 2019 को लेकर के सपा और बसपा को पहले अपने नेता का चयन करना होगा, गठबंधन का नेता कौन होगा। दूसरा, इस बात को कि सीटों का चयन कि कितनी सपा लड़ेगी, कितनी बीएसपी लड़ेगी, इन लोगों को इसके बारे में भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और तीसरा ये कि आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई इसी गलतफहमी में है कि जाति विशेष के वोट को हम लोग पोलराइज कर लेंगे, यह उत्तर प्रदेश के अंदर अब संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता विकास की कीमत पर, अराजकता की कीमत पर उत्तर प्रदेश के साथ खिलवाड़ अब किसी को नहीं करने देगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो चीजें आगे प्रारंभ होने जा रही हैं, मुझे लगता है कि आम जनमानस उसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। आप जानते हैं कि जब से आप मुख्यमंत्री बने, बल्कि उससे पहले से भी, आपको न सिर्फ उत्तर प्रदेश एक बड़ा नेता माना जाता है, उत्तर प्रदेश के बाहर भी। आपको मुख्यमंत्री भी आप इसीलिए बने क्योंकि आप बहुत बड़े नेता वहां हैं, आपका वर्चस्व है, आपका इन्फ्लुएंस, प्रभाव बहुत ज्यादा है। एक साल में हमने ये भी देखा कि आपने अलग अलग जगह, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री केरल में जाकर भी चुनाव प्रचार कर रहा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री यानी आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यानी आपका एक ऑल इंडिया रिकॉल वैल्यू था आपका। और मोदी जी के बाद अगर किसी का नाम याद आता था तो वो आपका नाम याद आता था। आपको क्या ऐसा लगता है कि इस चुनाव के जरिए यह भी एक हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डाउन करने की, या तो ये भगवान की इच्छा थी या किसी और की इच्छा थी, लेकिन ये एक फैक्टर हो सकता है क्योंकि आपका प्रभाव पीछे एक साल में बहुत जबरदस्त बढ़ा है। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं नेता कभी नहीं रहा, मैं एक योगी आज भी हूं, और एक योगी के रूप में सेवा को साधन मानते हुए, सेवा का साधन मानते हुए राजनीति में हूं। और मेरा ये मानना है कि सेवा को ही माध्यम बना करके हम लोग आगे भी कार्य करेंगे। पार्टी जहां कहेगी, पार्टी के लिए वहां जाकर के प्रचार भी करेंगे। उत्तर प्रदेश एक बड़ा कार्य क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में जितना अच्छा हो सकता उतना अच्छा परफॉर्मेंस करके हम लोग दिखाएंगे। जी, तो योगी जी, अब अगले 2 मिनट मैं आपको देता हूं यहां। जी नहीं, सवाल नहीं होंगे, बट हम योगी, हाँ, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। पिछली सरकार ने भी ग्रामीण बिजली के बिल बढ़ाए, महाराज जी ने बढ़ा दिए। पिछली सरकार मार्च में छूट देती थी, अब की सरकार किसानों को छूट नहीं दे रही बिजली के बिलों में। दूसरा, जो कर्ज माफी लाए थे 1 लाख का, 16 वाले किसानों को सबको लाभ नहीं मिला। तीसरा, एटा में कल कुछ बच्चों को जहर दे दिया गया है, वो बच्चे हॉस्पिटल में हैं खाने में, उसमें महाराज जी क्या कार्रवाई कर रहे हैं जिन बच्चों को जहर दिया गया है? कर्ज माफी पे, बिजली के बढ़े हुए बिलों पे, छूट पे और उन बच्चों को जहर पे। 4 मेरी बात है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज होने के नाते, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं और ये मेरे मुख्यमंत्री हैं, ये योगी जी भी हैं और राज भी भोग रहे हैं इस समय। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जी योगी जी, थोड़ा लंबा सवाल था, पर मैं उम्मीद करता हूं आपको उसका समझ में आ गया होगा कि क्या पूछना चाह रहे हैं।
देखिए, उन्होंने जो बात कही है वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने कर्ज माफ किया था और हम लोगों ने लघु और सीमांत किसानों का 31 मार्च 2016 तक के 1 लाख तक के कर्ज को माफ किया है। ये प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई है। कॉमर्शियल बैंक की जो बैंक हैं उनके साथ एनपीए जहां पर जिन किसानों का था उसको फाइनल स्टेज में हम लोग लेकर के चल रहे हैं और उसको हम लोगों ने इन सभी किसानों का माफ किया है। लगभग 86 लाख किसान उससे प्रदेश के अंदर लाभान्वित हुए हैं। दूसरा, इनसे पूछना चाहिए कि जब इनको बिजली नहीं मिलती थी, हमने तो प्रदेश के अंदर समान रूप से बिजली का वितरण किया है। हर जिला मुख्यालय को हम लोग 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हर तहसील और बुंदेलखंड को हम लोग 20 घंटे विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को 18 घंटे की बिजली दे रहे हैं। आज ही मेरे पास कुछ किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग आए थे। उन्होंने कहा, साहब बिजली बहुत मिल रही है हम लोगों को। जब ये लोग पंपिंग सेट चलाते थे डीजल से, तब इनको पर यूनिट पड़ता था 25 रुपए और आज जब हम लोग इनको बिजली दे रहे हैं तो इनको पर यूनिट पड़ रहा है 1 रुपए 10 पैसे। इसलिए मैं इनसे कहूंगा कि 6 रुपए 54 पैसे की बिजली को हम 1 रुपए 10 पैसे में दे रहे हैं, तो इनको इस बारे में स्वीकार करना चाहिए कि सरकार की एक सीमा होती है और किसानों के हितों के लिए जितना कर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हम लोग अब तक किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज चुके हैं। पहली बार इन किसानों के बारे में कोई सरकार सोच रही है। कल ही हम लोगों ने गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किया है, 1735 रुपए और 10 रुपए अतिरिक्त दे रहे हैं, यानी 1745 रुपए किसानों को देंगे हम लोग पर कुंटल। 5500 केंद्र पूरे प्रदेश के अंदर खोलने जा रहे हैं। सिंचाई की बेहतर योजनाएं प्रदेश के अंदर हम लोग देने जा रहे हैं। तो खुश होना चाहिए इन लोगों को कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है और बिजली बिल माफ करने की बजाय प्रयास होना चाहिए कि किसानों को अधिक से अधिक बिजली मिले, जिससे डीजल की उनकी खपत बंद हो और उनके पैसे की बचत वहां पर हो। क्योंकि 1 रुपए 10 पैसे पर यूनिट बिजली और 25 रुपए डीजल की बिजली पर यूनिट कितना पड़ता है अंतर आप तय कर सकते हैं कि हम लोग तो उनका 24 रुपए बचा रहे हैं। जी योगी जी, आखिर में दूसरा जो बात उन्होंने जहर देने की बात कही है, हमारी सरकार उसकी जांच करवा रही है। दोषियों के साथ हम सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। योगी जी, पीछे हाल के दिनों में भाई साहब एक मिनट रुक जाइए। योगी जी, पीछे एक हफ्ते में या जब से समझिए कि ये चुनाव के नतीजे आए हैं, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए होंगे मीडिया को, अखबार चैनल वाले, और आप जो जवाब देते हैं वो प्रश्न पर आधारित होता है। जिसने जो प्रश्न पूछा उसके हिसाब से फिर जवाब दिया जाता है। बहुत बार सही जवाब होते हैं, बहुत बार प्रश्न गलत होते हैं या सही होते हैं। आखिर में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, कोई ऐसी चीज जो आपसे प्रश्न ना पूछा गया हो और आप उसके बारे में बताना चाहें, कोई और बात जो आप देश से कहना चाहें जो हम आपसे पूछना भूल गए? नहीं, आपने जो पूछा है मैंने उसका जवाब दे दिया है। जी, लेकिन आपने मुझे बुलाया था, मैं आपका जवाब दे दिया हूं। नहीं, मैं अपने अनुसार आपके पास नहीं आया हूं। नहीं, मेरा जो सवाल था या कह लीजिए मेरा जो भाव था वो ये था कि योगी जी की मन की बात क्या है? नहीं, मेरी मन की बात वही है जो देश के हित में हो, प्रदेश के हित में हो। जी योगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने हमारे लिए वक्त निकाला और धन्यवाद। शुभकामनाएं आपको हमारी। धन्यवाद। और जो आपने कहा 80 सीट, अब धन्यवाद जी।